चलो है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, BeCl2, BCl3, CCl4 या CH4 जो भी हमने लिया हो, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ गया था बेटा, BeCl2 सबसे ज्यादा, उससे कम BCl3 और उससे कम कौन हो जाएगा, CCl4। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी पैटर्न का। आपको दिया गया C2H2, C2H4 और C2H6 और बोला गया कि इसका बॉन्ड एंगल आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाफ B प्लस M माइनस C प्लस ए काम करेगा कि नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर किससे सॉल्व करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं। इतना हमें पता ये इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, मतलब एल्केन एल्कीन अल्काइन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने चले तो बेटा एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3। एल्कीन में क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिड। और यहां पर क्या होता है बेटा, sp हाइब्रिड। ठीक है। अब मुझे बताओ इनके हाइब्रिडाइजेशन में जब भी आपको बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन, वो निकाल लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है, मुझे बताइए इसमें डी ऑर्बिटल है या नहीं है, नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल होता तो मैं सीधे स्ट्रक्चर बनाता इनके, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, फैक्टर से। पहला फैक्टर कौन है, हाइब्रिडाइजेशन खुद। क्या इन सब का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग। और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल का वैल्यू कम होगा। तो बेटा यहां पर H का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, लेफ्ट टू राइट जाने पर H का वैल्यू बढ़ रहा है, और H का वैल्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल C2H2 का, उससे कम C2H4 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका मिल जाएगा बेटा, C2H2 का। नोट डाउन करिए इसे। आगे बढ़ते हैं फैक्टर नंबर 2 पे। लिखने की रफ्तार तूफानी रहेगी। मौसम बेईमानी हो रखा है बिल्कुल, है ना, ईमानदार है, बहुत बढ़िया। देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के फैक्टर पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, हाइब्रिडेशन। अब हाइब्रिडेशन के बाद क्या होता है, याद करिए VSEPR थ्योरी में हमने 3 तरह के रिपल्शंस पढ़े थे, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अच्छा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोन पेयर। तो अब हम हाइब्रिडेशन के बाद जो सेकंड नंबर का फैक्टर देखेंगे। अभी देखो हाइब्रिडेशन अलग था तो अपन ने सॉल्व कर लिया। कई बार ऐसा हो सकता है ये भी 4 आ जाए, ये भी 4 आ जाए, ये भी 4 आ जाए। अब जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद अपने को अगला फैक्टर क्या देखना पड़ेगा, लोन पेयर। और बाई चांस लोन पेयर भी सेम हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे बॉन्ड पेयर। पहले लोन पेयर को देखेंगे फिर बॉन्ड पेयर को देखेंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर किसका होता है, लोन पेयर का, और वीक नेचर किसका होता है, बॉन्ड पेयर का। तो प्रायोरिटी पहले किसको दिया जाएगा, लोन पेयर को। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर का जो फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, वो फैक्टर क्या है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर। ध्यान सुनना, ये जो लाइनें लिखी हुई है ये लाइनें मत लिखना, मैं इसको अलग तरीके से आपको लिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड नंबर के फैक्टर पे, और सेकंड नंबर पे जो फैक्टर आपके सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हम लोग यहां पर सेंट्रल एटम लिखे ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि हम लोन पेयर जब भी काउंट करेंगे किसका काउंट करेंगे बेटा, सेंट्रल एटम का। ये फैक्टर कब लगाना है, जब आपका पहला वाला फैक्टर सेम हो जाए, इफ H इज सेम। H इज सेम कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइब्रिडेशन सेम हो गया। तो हाइब्रिडेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर। एक रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा, कब, जब हाइब्रिडेशन सेम है मान लो, और लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। क्यों कम होता है, हाँ, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन पावरफुल होता है। मान लो कहीं पर एक लोन पेयर है, कहीं पर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर में लोन पे रिपल्शन लगेगा, और एक लोन पेयर में केवल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा, और लोन पे रिपल्शन ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब लोन पेयर एक दूसरे को धक्का देगा तो कमजोर कौन होता है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को एडजस्ट होना पड़ेगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। मतलब दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। याद करिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल मैंने आपको बोला था याद होना चाहिए 107 डिग्री, और वाटर का बॉन्ड एंगल मैंने बोला था आपको याद होना चाहिए 104.5 डिग्री। वही बात आ रही है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मॉलिक्यूल दिया गया CH4NH3H2 और आपको बोला गया इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बोला इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है बेटा। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले काम क्या करना है, हाइब्रिडेशन निकालना है।
मुझे बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और इसके पास भी कितने? 4। 4 + 4 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4 sp3। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। क्या किसी के भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसको बोलते चलेंगे ताकि दिमाग में चीजें याद होती जाएंगी ना। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो पहले ये चेक करना है कि डी ऑर्बिटल है या नहीं है। आप बताओ इसमें डी ऑर्बिटल आ रहा है क्या? नहीं। डी आता तो मैं सीधे क्या बनाता? स्ट्रक्चर। फिर ये फैक्टर वेक्टर भूल जाता मैं, 1 2 3 4 5 जो भी फैक्टर पढ़ेंगे साइड में रख देंगे। लेकिन अभी डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपने को किससे सॉल्व करना है? फैक्टर से। पहला फैक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन खुद। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हैं? यस। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है या सेम है? सेम है। अगर डिफरेंट होता तो जिसके एच का वैल्यू ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, इनवर्स होता था, है ना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेकंड नंबर पे क्या देखोगे? लोन पेयर। मुझे बताइए सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। साइड एटम कितने हैं? 4। लोन पेयर 0। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 4, साइड एटम आए 3, लोन पेयर 1। 4 पोजीशन तैयार करी, 2 साइड एटम आए, 2 लोन पेयर। अब मुझे बताओ इनके बॉन्ड एंगल की वैल्यू हमें पहले से पता है। इसका बॉन्ड एंगल आइडियली 109.5, इसका बॉन्ड एंगल 107 और इसका बॉन्ड एंगल 104.5। मुझे बताइए सेम हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। मतलब इनका रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स। तो आप इसका अगर रिलेशन बनाना चाहे, ऑर्डर बनाना चाहें तो इस तरह से ऑर्डर बन के आ जाएगा। सेकंड वाला एग्जांपल अब आप खुद बताएंगे। मुझे बताइए NH4+ को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 5 + 4 9, 9 - 1 किया 8, 8 को हाफ किया 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। 5 + 3 8, 8 को हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। 5 + 2 7, -1, माइनस वाला 8 होगा, है ना, ऐड होगा, तो ये माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो गया? 8, 8 को हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। क्या किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल आ रहा है क्या? नहीं। डी आता तो स्ट्रक्चर, नहीं है तो फैक्टर। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? लोन पेयर। 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 साइड एटम आए, लोन पेयर 0। 4 पोजीशन तैयार करी, 3 साइड एटम आए, लोन पेयर 1। 4 पोजीशन तैयार हुई, 2 साइड एटम आए, लोन पेयर 2। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं। अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर अगर आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाते हो तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा? NH4+ का। उससे कम बॉन्ड एंगल किसका आएगा? NH3 का। और उससे कम बॉन्ड एंगल किसका आएगा? NH2- का। नोट करिए इसे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स को दिमाग में फिट करते जाइए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, डी है या नहीं है वो देखेंगे। डी होता तो स्ट्रक्चर, नहीं है तो फैक्टर। फैक्टर में पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। और अगर इनकेस हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो फिर देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। चले बेटा ना, ये दोनों एग्जांपल्स लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप के फैक्टर पे। थर्ड टाइप के फैक्टर में क्या होगा? यहां पर हम लोगों ने कौन सा रिपल्शन देखा बेटा? लोन पेयर का, ठीक है। अब लोन पेयर रिपल्शन के बाद अगला मैंने बोला था क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर पावरफुल होता है तो पहले लोन पेयर देखते हैं, और बॉन्ड पेयर इससे वीक होता है तो उसको बाद में देखते हैं। लेकिन होगा क्या कि बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है ना, वो कंपेरेटिवली ज्यादा यूज में आता नहीं है। क्यों यूज में नहीं आता है? क्योंकि जनरली जो बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? देखो इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल।
इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल। इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल। तो इनके अंदर जो रिपल्शन लगेगा ना विद इन द मॉलिक्यूल, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा। यहां पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा, यहां पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा। तो सब में रिपल्शन क्या लग रहा होगा? एक जैसा। ठीक है, तो एक काम करें, दो फैक्टर लिखने के बाद तीसरा फैक्टर लिखेंगे। थर्ड फैक्टर हेडिंग डालें, नंबर 3 बना लें और लिखिएगा, आफ्टर चेकिंग लोन पेयर रिपल्शन, आफ्टर चेकिंग लोन पेयर रिपल्शन, always check bond pair repulsion. After checking lone pair repulsion, always check bond pair repulsion. लोन पेयर रिपल्शन देखने के बाद हमेशा क्या चेक करना है बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाली बात है, ये जनरली आपको लगाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में इस क्वेश्चंस की, तो उसमें यहां पर एक दो जगह पर काम आएगा। बट इसको दिमाग में रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन के बाद क्या चेक करते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब अपन इसके बाद तीसरे फैक्टर के बाद सीधे आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्टर पे। देखो, ये आपको बता दिया तीसरे नंबर पे हमने फैक्टर कौन सा लिखा बेटा? आफ्टर लोन पेयर चेक बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये फैक्टर बहुत कम काम आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे के बाद चौथे फैक्टर पे, और चौथा फैक्टर जो आ रहा है वो क्या बदले आप लिखेंगे यहां पर टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। फोर्थ हेडिंग डालिएगा, फोर्थ फैक्टर लिखिएगा टाइप ऑफ सेंट्रल एटम, टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मैं इसको अलग तरीके से लिखा रहा हूं, आपको ध्यान सुनेगा। ठीक है, टाइप ऑफ सेंट्रल एटम की बात करें तो क्या है कंडीशन, ध्यान सुनना। इससे पहले हम कितने फैक्टर पढ़ चुके बेटा? 3। चौथा फैक्टर लगा रहे हो, मतलब 3 फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके। चौथा फैक्टर तब लगेगा जब तीनों पहले वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे? सेम। जैसे पहला सेम हो गया तो दूसरा, दूसरा सेम हो गया तो तीसरा। अब मान लो तीसरा भी सेम हो जाए तो चौथे फैक्टर पे जाओगे। पहला फैक्टर क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला कंडीशन है इफ एच इज सेम। मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर दूसरा फैक्टर क्या लगाते हैं? लोन पेयर। मान लो वो भी सेम हो जाए, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर, ध्यान सुनना, लेकिन यहां पर एक खास बात है, लोन पेयर प्रेजेंट एंड इक्वल। लोन पेयर इक्वल तो है, लेकिन ये बात समझना है ना। मान लो आपको 4 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, 1 2 3 4, और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालते हो तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp3 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 sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया। दूसरे नंबर पे आप क्या देखते हैं? लोन पेयर 0 0 0 0, ये भी लोन पेयर सेम है, ये भी लोन पेयर सेम है। और अगर ऐसे बोल दिया 1 1 1 1, या ऐसा बोल दिया 2 2 2 2, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर सेम है। हम जब चौथे या पांचवें फैक्टर पे जाएंगे ना, जो कि फैक्टर कौन सा है बेटा? सेंट्रल एटम और साइड एटम। अभी सेंट्रल एटम पढ़ रहे हैं, उसके बाद साइड एटम आएगा। तो बेटा वो तब लगता है जब लोन पेयर हो और इक्वल हो। अगर लोन पेयर 0 होता है ना, तो वहां पर सेंट्रल एटम साइड एटम काम में नहीं आता। वहां पर जो फैक्टर काम में आता वो है राहुल गांधी। कौन सा फैक्टर काम में आता है? रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री काम आएगा 0। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर लोन पेयर नहीं है और बराबर है, इसका मतलब वहां पर क्या लगेगा? रेगुलर ज्योमेट्री। और लोन पेयर हो और इक्वल हो, तो यहां पर लगता है बेटा सेंट्रल एटम और साइड एटम। अब ऐसा क्यों होता है कि लोन पेयर 0 होने पर रेगुलर ज्योमेट्री लगाते हैं और लोन पेयर होने पर ये लगाते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए इधर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, पहला फैक्टर मैंने क्या बोला? हम लोग कौन सा फैक्टर लगा रहे हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बाद क्या लगाएंगे? साइड एटम। ये तभी लगेगा जब लोन पेयर होगा और इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान रखना। अगर लोन पेयर 0 0 0 होते तो आप सेंट्रल एटम साइड एटम नहीं लगाते, आप क्या लगाते? रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, पहला फैक्टर कौन सा पड़ा? हाइब्रिडाइजेशन सेम। दूसरा फैक्टर लोन पेयर है और बराबर है। तीसरा फैक्टर क्या पड़ा बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इफ टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज सेम, अगर ये तीनों फैक्टर जो हमने पहले पढ़े ये सेम हो जाए, तो आपको चौथे फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और चौथा फैक्टर कौन है आपका? सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में 2 बातें देखनी होती है, एक तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक सेंट्रल एटम का साइज। अब इनका बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट आएगा उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बॉन्ड एंगल को भूल जाइए। मुझे बताइए, ईएन और साइज का रिलेशन डायरेक्ट होता है या इनवर्स होता है? इनवर्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात करी थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ता था और टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन कम होता था। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ता है तो ईएन कम। तो साइज और ईएन तो इनवर्स हो गए। तो मैं चाहे बॉन्ड एंगल को ईएन से सॉल्व करूं, चाहे बॉन्ड एंगल को साइज से सॉल्व करूं, बात वही निकल के आएगी, क्योंकि साइज और ईएन क्या होते हैं? इनवर्स। पर हम बार बार साइज पे नहीं जाएंगे, हम लोग किससे सॉल्व कर लेंगे? ईएन से। तो हम ये फैक्टर ये भी होता है, बट अपन इसको यूज नहीं करेंगे। अपन माइंड में 2 चीजें ना रखें, अपन एक से सॉल्व करें, तो हम किस फैक्टर से सॉल्व करेंगे? ईएन।
मुझे बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ईएन कम होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और ईएन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए इसको अप्लाई करते हैं। और सेंट्रल एटम के ईएन कम होने से बॉन्ड एंगल क्यों कम होता है, इसका रीजन अभी बताऊंगा मैं आपको ना। अभी अपन सिर्फ फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं, रीजन अभी ना तो इसका बताया गया ना इसका बताया गया, ये सिर्फ आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ लोग सोच लेते हो गया खत्म, है ना, ये बस लिखा है, अभी कुछ समझाया नहीं गया आपको। आए ध्यान दें, एग्जाम्पल आपको दिया, पहले अपन इसको अप्लाई करते हैं फिर रीजन देखते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया NCl3, PCl3, ACl3, SbCl3, BiCl3। मुझे बताइए क्या ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर 15 निकोजेंस, ठीक है। ये ग्रुप 15 का क्या है? ट्राइक्लोराइड। ये भी क्या है? ट्राइक्लोराइड। ये भी क्या है? ट्राइक्लोराइड। मतलब ये सारे के सारे 15th ग्रुप के ट्राइक्लोराइड्स हैं। क्या टाइप ऑफ कंपाउंड सेम है या अलग अलग है? सेम है, क्योंकि एक ही ग्रुप के ट्राइक्लोराइड है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। 5 + 3 8, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, और 4 का मतलब सभी का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बेटा? sp3। 4 का मतलब हो गया sp3, 4 का मतलब हो गया sp3, 4 का मतलब हो गया sp3, 4 का मतलब हो गया sp3। पहली बात, क्या हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर डी होता तो मैं क्या बनाता? स्ट्रक्चर। और डी नहीं है तो फैक्टर। कितने फैक्टर पढ़ चुके इससे पहले? 3। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद है। क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है अलग है? सेम है। अगर अलग होता तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। हाइब्रिडाइजेशन सेम। दूसरा फैक्टर लोन पेयर। 4 पोजीशन तैयार हुई, 3 साइड एटम है। 4 पोजीशन तैयार हुई, 3 साइड एटम है। 4 पोजीशन तैयार हुई, 3 साइड एटम है, मतलब सब में लोन पेयर होगा। क्या लोन पेयर है या नहीं है? है। और कितने? 1 1 1 1 1। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। अगर लोन पेयर 0 0 0 होते तो मैं क्या लगाता? सेंट्रल एटम, साइड एटम या रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन लोन पेयर है और बराबर है। अब मैं क्या देखूंगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मुझे बताइए इसके सारे बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल कैसे होंगे? सिंगल। तो जो NCl3 के अंदर N के साथ Cl है, क्या इनके बीच का जो रिपल्शन होगा सिंगल बॉन्ड रिपल्शन होगा या नहीं होगा? इसका भी क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। PCl3 में भी सारे अंदर सिंगल बॉन्ड, मतलब टाइप ऑफ रिपल्शन सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तीनों फैक्टर सेम हो जाए तो फिर अगला फैक्टर कौन सा आ जाता है बेटा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में दो चीजें, साइज और ईएन। हम किससे सॉल्व करेंगे? ईएन से। क्या ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ डाउन द ग्रुप के है या नहीं है बेटा? है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो ईएन कम होगा, और ईएन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होना चाहिए। फैक्टर तो यही बोलता है। क्यों कम होगा वो देखेंगे। तो ईएन ऑफ सेंट्रल एटम कम हो रहा है, तो बेटा यहां पर बॉन्ड एंगल भी कम हो जाना चाहिए। और उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बन के आएगा, मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा? NCl3 का। उससे कम किसका आएगा? PCl3, फिर ASCl3, फिर SbCl3 और फिर BiCl3। ये ऐसा कुछ ऑर्डर आपको बन के मिल जाएगा। तो पहले काम करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कब लगाना है? जब ये फैक्टर सारे सेम हो, तब ये फोर्थ फैक्टर लगेगा। ये लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन फिर अपन देखते हैं कि कैसे होता है।
मस्त ताजा हवा दिया है, बेईमान होने लगा, बहुत बढ़िया। तू बेईमान मत होना बस। लिख लिया, जल्दी लिखो जिन्होंने लिखा। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कंडीशंस को समझते बेटा। क्यों? पहली बात तो ये लोन पेयर प्रेजेंट हो रहा क्यों जरूरी है, और ईएन ऑफ सेंट्रल एटम से बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट आएगा, ये दोनों बातों को समझते हैं यहां पर एग्जांपल के थ्रू। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान समझिएगा ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना यहां पर आप कंफ्यूज होते रहते हैं। बेटा मान लीजिए आपके सामने दो सेंट्रल एटम लिखे गए, एक लिखा गया नाइट्रोजन और एक लिखा गया फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन वाले केस में मॉलिक्यूल जो भी हो, मान लीजिए इसका हाइब्रिडेशन कितना निकल के आया, sp3, और इसका भी हाइब्रिडेशन कितना निकल के आया, sp3, मतलब इसके H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, और इसके भी H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4, और वो 4 पोजीशन कैसी तैयार करी होगी उसने, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल पोजीशन जो होता है उसके बॉन्ड एंगल की बात करूं आइडियली तो वो बॉन्ड एंगल कितने का होता है बेटा, 109.5 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूं तो बेटा फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी कितनी पोजीशन तैयार हुई, 4 यहां पर, और वो जो 4 पोजीशन तैयार हुई उनका बॉन्ड एंगल आइडियली कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो कितने का होगा, 109.5 डिग्री। बताइए 109.5 डिग्री के कितने एंगल, कितने एंगल, 6। 1 2 3 4 मत बोलना, बोर्ड पे 4 दिखेंगे, 3D में कितने होते हैं, 6। याद रखिएगा, ऊपर वाले के साथ 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और 6, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी मुझे बताओ क्या दोनों का एंगल सेम है या अलग अलग है, सेम है, क्योंकि वीएससीपीआर थ्योरी क्या बोलता था कि सेंट्रल एटम अपने आसपास जितनी भी पोजीशन बना के आएगा वो पहले से स्पेस में एक 3D अरेंजमेंट बना के आएगा जिसमें एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि उनका रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम। और यही वो एंगल है जिसपे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकते हैं, और वो एंगल कितने का है, 109.5। मुझे बताइए अभी दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो एंगल सेम है या अलग अलग है, सेम है। ठीक है, अभी आप देखते चलना, यहां पर हमने क्या बोला है, इसका एंगल ज्यादा इसका एंगल कम है, तो अभी अब उस बात पे चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहां पर साइड एटम आता Cl, सुनते चलना, यहां पर आता Cl, यहां आता Cl, यहां आता Cl, हालांकि ये मॉलिक्यूल बन पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन समझ रहे हैं, ए और बी लिखूं उससे अच्छा N और Cl लिख दिया मैंने। ठीक है ना। तो मुझे बताइए अभी ये जो चारों साइड एटम आता है, अभी साइड एटम नहीं था तो एंगल कितना था, 109.5, अभी साइड एटम आए तो बताइए अब एंगल कितने का होगा, क्या उतना ही है या कुछ चेंज आया होगा, बताओ, क्या चेंज आया होगा या उतना ही होगा, उतना ही होगा, कोई चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, सारे साइड एटम सेम है। 3 तरह के रिपल्शन लगते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इसमें कितने टाइप के रिपल्शन, एक ही टाइप का तो है, कौन सा भैया, लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर होता तो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर लगता है, इसमें केवल एक ही टाइप का रिपल्शन है और वो रिपल्शन कौन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अच्छा चारों बॉन्ड पेयर को देखो, नकल का सिंगल बॉन्ड, नकल का सिंगल बॉन्ड, नकल का सिंगल बॉन्ड, नकल का सिंगल, क्या चारों बॉन्ड पेयर सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो जितना ये इसको धक्का मारेगा रिपल्शन, उतना ही ये इसको मारेगा, उतना ही ये इसको मारेगा, उतना ही ये इसको मारेगा। आपको बोर्ड पे ऐसा दिख सकता है कि सर ये दूर है ये पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 3D में सब बराबर है। तो जितना ये इसको धक्का दे रहा है उतना ही ये इसको धक्का दे रहा है, उतना ही ये उतना ही ये। अगर सबका धक्का बराबर है तो सबकी दूरी बराबर होगी या कम ज्यादा होगी, बराबर। मतलब जितना ये एंगल खुलेगा उतना ये एंगल खुलेगा, उतना ये एंगल खुलेगा, उतना ये एंगल खुलेगा, मतलब सारे एंगल बराबर। और अगर sp3 में सारे एंगल बराबर होते हैं तो वो एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 109.5। मतलब Cl आने के बाद भी एंगल कितना, 109.5। यहां पर आइए, अभी इसका बिना साइड एटम आए एंगल कितना बेटा, 109.5। मान लो यहां पर साइड एटम में लेता Cl 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 Cl, बताइए एंगल कितना होता, क्या 109.5 होता है, चेंज होता, सोचो आराम से, क्या हो सकता है, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वही कहानी है, एक ही टाइप का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, पकल का सिंगल बॉन्ड, पकल का सिंगल बॉन्ड, पकल का सिंगल बॉन्ड, पकल का सिंगल बॉन्ड, इधर नकल था उधर पकल है। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड एक जैसे, जितना ये इसको धक्का मारेगा उतना ये इसको धक्का मारेगा, उतना ये इसको धक्का मारेगा, उतना ये इसको धक्का मारेगा, सारे धक्के बराबर, सारे एंगल बराबर, सारे एंगल बराबर। अगर sp3 में सारे एंगल बराबर तो कितने के होंगे, 109.5 के।
अच्छा बाय चांस यहां पर मैं साइड एटम में क्लोरीन के बदले मान लो हाइड्रोजन लगाता तो क्या होता? तो भी सेम होता, तो भी सेम होता। लॉजिक को समझो। अभी मुझे बताओ सेंट्रल एटम सेम है अलग है? अलग है। साइड एटम सेम है अलग है? अलग है। तो भी बॉन्ड एंगल तो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि लोन पेयर जीरो है। क्योंकि लोन पेयर जीरो हो गया, इसका मतलब है वो किसकी तरफ चला गया? सेंट्रल एटम साइड एटम की तरफ या रेगुलर ज्योमेट्री की तरफ? रेगुलर ज्योमेट्री। जब लोन पेयर जीरो होता है ना सेंट्रल एटम काम आता है ना साइड एटम काम आता है। कौन काम आता है? रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब आइडियल ज्योमेट्री। लेकिन अगर अब देखो ये हमने ये समझ लिया कि लोन पेयर अगर जीरो होता तो फिर क्या होता? फिर सबके बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। लेकिन अभी लोन पेयर होना क्यों जरूरी है तब उस पर आते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एक लोन पेयर होता, अब कहानी समझिएगा, और यहां पर मैं साइड एटम कर देता हूं सीएल सीएल सीएल, ताकि हम लोग जो अभी कंडीशन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली समझ सके। यहां सीएल 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 ले लिया, यहां पर कौन आगे बढ़ा? लोन पेयर। यहां पर कौन आगे बढ़ा? लोन पेयर। अब मुझे बताओ लोन पेयर आया अगर, तो इसमें इस मॉलिक्यूल को देखना अकेले, इसमें कितने टाइप के रिपल्शन? कौन कौन से? लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ज्यादा ताकतवर कौन है? लोन पेयर। अगर ये 109.5 पे होते ना तो ऐसा समझो लाइन लगी हुई है कोरोना वाली, 2 गज की दूरी। तो अगर 2 गज की दूरी होती तो एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करते, मेरे से उधर रहो और उधर रहो। इसने मारा धक्का इनको, बोले भग, बोले भग, भगा दिया। अगर इसने धक्का मारा तो ये पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब जब पास आएंगे तो फिर ये भी धक्का मुक्की करेंगे, ये बोलेंगे ठीक है ना। तो जब ये लोन पेयर धक्का देगा तो इनको मजबूरी में पास आना पड़ेगा। यहां पर भी जब लोन पेयर धक्का देगा तो ये इनको मजबूरी में पास आना पड़ेगा। अब जब पास में, अगर ये 109.5 पे होते ना तो ये धक्का मुक्की नहीं करते, वहीं पर इत्मीनान से बैठे रहते। लेकिन जब ये पास आ गए, ये पास आ गए, तो अब ये एक दूसरे को भी धक्का देंगे, क्योंकि यहां पर अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्टिव हो जाएगा। और अब काम में कौन आएगा? सेंट्रल एटम। अब काम में कौन आएगा? सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम की कहानी समझिए। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा, और यहां पर कम होता है। अगर नकल में से, नकल का नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा और पकल में से पी बात करें, एन और पी में से किसका ईएन ज्यादा? एन का। इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों को देखना, बस सीएल को भूल जाइए क्योंकि सीएल तो कॉमन है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में से इसका ईएन ज्यादा। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर नाइट्रोजन का है और जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर पी का है, किसका पावर ज्यादा है? नाइट्रोजन का। अच्छा, नाइट्रोजन का अगर पावर ज्यादा है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू फास्फोरस। फास्फोरस का ईएन कम है, वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और नाइट्रोजन उसके मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, एंगल हमेशा कहां पर बनता है? सेंट्रल एटम पे या साइड एटम पे? सेंट्रल एंगल। साइड एटम के पास तो एक खूबी होती है कि अगर उस पर रिपल्शन लग रहा है तो वो अपनी लेंथ बढ़ा सकता है, लेकिन सेंट्रल एटम कहां जाएगा? वो तो बंधा हुआ है दोनों तरफ से, वो कहीं नहीं जा सकता। तो एंगल जब, अबे एंगल जब, इसको एंगल बोला जाता है, मतलब जो एंगल ये होता है वही एंगल होता है, ये चाहे कितनी भी दूरी हो। तो एंगल कहां पर बनता है? हमेशा सेंट्रल एटम में। अच्छा मुझे बताओ, जब ये लोन पेयर धक्का देगा तो इनको पास आना पड़ेगा, ये लोन पेयर धक्का देगा, इनको पास आना पड़ेगा। मुझे बताओ ये दोनों ज्यादा पास आ सकते हैं या ये दोनों ज्यादा पास आ सकते हैं? पहला कि दूसरा? दूसरा। दूसरा ज्यादा पास आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहां पर जब ये धक्का देगा तो ये भी तो एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन मारेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, कम है तो ये एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, कम रिपेल करेंगे मतलब ये पास आ सकते हैं। लेकिन जब ये इधर से धक्का देगा तो ये ज्यादा पास आना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब ये पास पास आएंगे या दूर दूर रहेंगे? दूर दूर। दोनों के कंपेरिजन में बात चल रही है, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा? ज्यादा। और जब ये यहां से ऊपर से धक्का मारेगा तो ये पास पास, इसके मुकाबले क्या ये पास आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल कंपेरेटिवली क्या मिलेगा? कम। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर है और बराबर है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सिंगल 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 टाइप का है, तब जब सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, और सेंट्रल एटम का यदि ईएन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा।
नकल का ये, नकल का बॉन्ड एंगल ज्यादा, पकल का बॉन्ड एंगल कम, अस्कल का बॉन्ड एंगल और कम, सबकल का और कम, बिकल का और कम। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और ये सब होने के लिए, ये सब कारनामा कराने के लिए जरूरी कौन है, लोन पेयर। क्योंकि ये नहीं होता तो फिर सब 109.5 पे आराम से बैठे हुए थे, ना सेंट्रल एटम का कोई रोल आता, ना साइड एटम का कोई रोल आता। और इसीलिए अपने को ये वाला पॉइंट जो है लिख लिया है सबने एग्जाम्पल के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट को लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके और कुछ एग्जांपल्स पे। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया जा रहा है, यहां पर देख लेना। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी समझाया। क्या है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बता रहा हूं, दोनों में से इस नाइट्रोजन और फास्फोरस में से छोटा कौन होता है? अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा तो उसका ईएन ज्यादा, साइज छोटा तो ईएन ज्यादा। तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इसके मुकाबले ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? ज्यादा। ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन खींचने की बात चल रही है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर। ये ध्यान रखना, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खींचने की बात चल रही है, लोन पेयर तो उसी का ही है। तो बेटा सेंट्रल एटम छोटा तो ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी ज्यादा लगेगा। और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा तो पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। और दूर दूर जाएंगे तो एंगल क्या मिलेगा? ज्यादा। देखिए यहां पर सेंट्रल एटम का साइज छोटा तो उसका ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सेंट्रल एटम ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या लगेगा? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर। मतलब इसको आप ऐसा मान सकते हो कि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लग रहा है ये, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड दूर जाएंगे, और बॉन्ड दूर जाएंगे तो एंगल क्या आएगा? ज्यादा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, बच्चे तो मास्टर को भी देखा है, ऐसा बोलते हैं, एक ये लाइन दिमाग में फिट हो जाती है, जब रिपल्सन। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले एक फैक्टर पढ़ा था, और वो फैक्टर था बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर वाला, कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो ऐसा याद मत कर लेना कि रिपल्शन ज्यादा तो एंगल कम, वो डिपेंड करेगा कि किसके रिपल्शन की बात चल रही है। अगर लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा तो एंगल ज्यादा। क्योंकि जब लोन पेयर धक्का देगा तो बॉन्ड को पास आना पड़ेगा, तो उसका रिपल्शन ज्यादा तो एंगल कम। लेकिन जब इनका रिपल्शन ज्यादा तो एंगल भी ज्यादा। तो ये जो अगर आपके दिमाग में अगर ऐसी कभी कोई बात आए या कोई डालने की कोशिश करे ऐसी बात अपने दिमाग में, तो इसको भूल जाना, ये गलत है। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि रिपल्शन ज्यादा तो एंगल कम या रिपल्शन ज्यादा तो एंगल ज्यादा। ये बात तभी वैलिड है जब उसके साथ कंडीशन दी गई हो कि किस रिपल्शन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। हाँ, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया भाई नोट डाउन सबने? अब 4 तो लाइन लिखनी, जल्दी जल्दी लिखो ना। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। और कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। अभी हम चौथे फैक्टर के ऊपर चल रहे थे, और चौथा फैक्टर क्या था कि सेंट्रल एटम का अगर ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम।
उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा नकल पकल वाला, वैसा और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, और वो नया कॉन्सेप्ट कौन सा होगा बेटा, ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर बात करेंगे, बट पहले अपन इसको अप्लाई करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा हुआ है ना, उससे सॉल्व करते हैं ग्रुप 15 और 16 के बॉन्ड एंगल्स को। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर और ऑक्सीजन फैमिली में उनके हाइड्राइड्स याद करिए, इनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी हमने पढ़ा था ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स का। ये बार बार आएंगे आपके सामने, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना इनका, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना इनका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हीं के अंदर होगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको इनके बारे में पढ़नी है बेटा। NH3, PH3, SH3, SbH3, और मान लीजिए एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया इसी ग्रुप का, BiH3, और इस ग्रुप में लिख दिया H2PO। ये जो एंगल लिखे हुए एंगल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अपन इसको अपने नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा उससे सॉल्व करते हैं बेटा। आपको सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन किसका है, बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताइए NH3 में नाइट्रोजन कितना है, 5, 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4। यहां पर सभी का 4 आएगा क्योंकि एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। 4 का मतलब sp3। पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 3, मतलब एक कौन आएगा, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है, 1 1 1 1। फिर सारे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी सेम। तो चौथे नंबर पे क्या देखते हो, सेंट्रल एटम। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, और ईएन कम होगा तो एंगल भी कम होगा। तो आप देखो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर जो बॉन्ड एंगल है ये 92 डिग्री है और ये 91 डिग्री। अब आपको ऐसा दिख सकता है कि सर ये 92 तो बराबर है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखे। इसका 93.3 होता है, इसका 92.7 होता है, इसका 92.4 होता है। तो ये डेसिमल में थोड़ा सा ज्यादा है, ये डेसिमल में थोड़ा सा कम है, मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। आइए इस पे बात करते हैं। H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, और सभी की कंडीशन सेम होगी, एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स है। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 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 sp3, d ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद, पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो दूसरे नंबर पे क्या देखोगे, लोन पेयर। 4 पोजीशन तैयार हुई है, साइड एटम कितना है, 2 2 2, मतलब 2 क्या आएंगे, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। तीसरे नंबर पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सारे सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम। चौथे नंबर पे क्या देखोगे, ईएन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन कम होगा, और ईएन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यहां पर इसका बॉन्ड एंगल 91 डिग्री है और इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। वही डेसिमल में ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। तो जो ऑर्डर बनाना था वो तो हमने सीख लिया, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर बेटा NH3 का बॉन्ड एंगल कितना है, 107, और इसका कितना है, 93। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाल रहे थे अपन, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5। क्या ये 109 के आसपास है या नहीं है, 2 4 5 डिग्री कम ज्यादा है, लेकिन 109 की रेंज में है। मैं 2 रेंज यहां पर बोलूंगा, एक 90 डिग्री के रेंज में है या फिर 109.5 की रेंज में। आपको बता रहा है इन दोनों में से कौन किस रेंज में है। क्या ये 109.5 की रेंज में है या नहीं है, ये 109.5 की रेंज में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या ये भी 109.5 की रेंज में है, हाँ है, लेकिन ये बाकी सब 90 की रेंज में। अब देखो, अगर मैं डब्बे में पैक कर दूं तो ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए, इसके अलावा ये दोनों तो 109 की रेंज में, उससे 2 4 5 डिग्री कम ज्यादा, लेकिन ये सब किसकी रेंज में, 90 डिग्री। इन सब का बॉन्ड एंगल आपको अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा है बेटा, 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। एंगल याद नहीं करने, बस इतना याद रखना कि इनका सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ, इनका बॉन्ड एंगल 107, इनका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, और इसको समझाने के लिए एक रूल बनाया गया। वो रूल क्या था बेटा, ड्रैगोज रूल। पहले आप एक काम करेंगे, आप ये जो दोनों बॉन्ड एंगल की बातें लिखी गई हैं इसको लिखेंगे, और सुनो, ड्रैगो ने, RS ड्रैगो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पॉइंट बोला कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने डब्बे में पैक किए ना, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उसमें क्यों हो गया, इनमें क्यों नहीं हुआ, वो सब डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये ग्रुप 15 16 का ये जो टेबल बना हुआ है इसको लिख लें, और ये इवन जो ड्रैगोज रूल लिखा हुआ ना, ड्रैगो रूल भी लिख लें। पूरा ये जो स्लाइड है एज इट इज लिख लें, इसको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लिखने का काम कर लो पहले, फिर समझते हैं उसको।
2 मिनट का समय है शुरू से आखिरी तक लिखने का। समय शुरू होता है अब। चलो बेटा ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात इधर ध्यान दीजिए, ड्रैगो रूल क्या बोलता है, स्टेटमेंट समझिएगा। ड्रैगो रूल एप्लीकेबल तब होगा जब सेंट्रल एटम कम से कम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हो। मतलब सेकंड पीरियड के लिए ड्रैगो रूल नहीं लगता। आप मुझे बताइए यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और यहां पर कौन है बेटा, ऑक्सीजन। ये दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड। लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स का है। अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है तब जाके कौन लगेगा, ड्रैगो रूल। लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रैगो कहीं भी लगा देंगे। ड्रैगो के लिए कंडीशन है, पहली बात सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी बात साइड एटम, यहां पर बताइए साइड एटम इन सभी में कौन है बेटा, हाइड्रोजन। साइड एटम ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। और हाइड्रोजन का ईएन कितना होता है बेटा, 2.1। आप तो ऐसा ध्यान रख लो कि आपके सिलेबस में जब भी साइड एटम में हाइड्रोजन आएगा, किसके साथ, थर्ड पीरियड या उसके साथ साइड एटम में कौन आएगा, हाइड्रोजन, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है वहां पर। क्योंकि आपको वो जो साइड एटम मिलेगा ना 2.5 से कम वाला, वो हमेशा हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का, और साइड एटम में कौन आ जाए, हाइड्रोजन। और साथ ही साथ मॉलिक्यूल के पास क्या हो बेटा, कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इधर देखो मैंने लिखा SiH4, क्या यहां सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या नहीं है, साइड एटम हाइड्रोजन है या नहीं है, पर इस पे लोन पेयर नहीं है। इसके अंदर ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। ड्रैगो रूल सिर्फ वहां लगेगा जहां सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हो, साइड एटम हाइड्रोजन हो, लोन पेयर कम से कम एक हो या एक से ज्यादा हो। उन केसेस में ड्रैगो बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने से 90 डिग्री कैसे समझाया जाएगा उसको समझते हैं। आप एग्जांपल देखो, मैं NH3 और PH3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसको समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल लिया आपने NH3, मॉलिक्यूल लिया आपने PH3, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने, H का वैल्यू कितना आया बेटा, 4 मतलब sp3, H का वैल्यू कितना आया 4। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन इसमें मानता तो क्या निकल के आता, 4 sp3। ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से समझते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन क्यों यहां पर नहीं होना चाहिए था, उससे आंसर कैसे आएगा वो समझते हैं। नाइट्रोजन ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी, फास्फोरस ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी। आइडियली वो 4 पोजीशन का एंगल कितने का होना था बेटा, 109.5 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता, और यहां पर भी वो 4 पोजीशन का एंगल कितने का होना था, 109.5 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता।
हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल मिक्सर में जाते कि नहीं जाते बेटा? जाते। मतलब इसने क्या करा, अपना एक s ऑर्बिटल और अपने 3 p ऑर्बिटल मिक्सर में डाल दिए, और इसने भी अपना एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सर में डाल दिए। मुझे बताइए फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखते हैं ना, तो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p3। ये s है, ये p है, और इसके पास यहाँ d भी खाली है, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है तो बना नहीं रहा हूं। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये क्या करता, ये एक s और तीनों p उठा के मिक्सर में डाल देता, और मिक्सर में डाल के जब वो मिक्स होता तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने पे आते? 109.5। आइडियली ऐसा होता। अच्छा, साइड एटम यहां पर कौन आ गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर साइड एटम कौन आता? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर कौन आता बेटा? लोन पेयर। यहां पर क्या आता? लोन पेयर। अगर लोन पेयर आता तो मुझे बताइए, क्या ये लोन पेयर इनको धक्का देता कि नहीं देता? देता। तो एंगल बढ़ता कि कम हो जाता? कम हो जाता। और हमें पता है इसमें एंगल 2.5 डिग्री से कम होकर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। ऐसे यहां पर भी तो लोन पेयर आए, ये लोन पेयर भी तो धक्का देगा, तो धक्का देगा तो एंगल 109.5 का होगा, या इससे कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होकर ये भी उसके जैसा 107 हो जाता। अच्छा, मान लिया यहां पर एक और चीज है कि एंगल तो कम होना था, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर देखो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। और यहां सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। अभी हमने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेंट्रल एटम का ईएन कम होता है, और सेंट्रल एटम का ईएन कम होता है तो एंगल भी कम होता है। तो मान लो नकल के मुकाबले पकल का बॉन्ड एंगल कम हो जाता था। तो वैसे अगर ये 107 है तो ये थोड़ा सा ईएन की वजह से कम हो जाता, तो ईएन से वजह से कम होता तो 106 हो जाता, 105 हो जाता, 104 हो जाता, अरे 100 हो जाता। ये तो 93 हो गया। ऐसी भी क्या कमी कि 107 से सीधे 93? चलो मान लो ऐसी कमी आती भी होगी, मान लिया, ये भी मान लिया कि ईएन की वजह से इतनी कमी आती होगी। कितना कम हो गया? 14 डिग्री। तो इनको क्या बिच्छू ने काटा था? अरे यहां 14 डिग्री से कम हुआ तो यहां भी तो ईएन कम हुआ, तो यहां भी 14 डिग्री से कम। अच्छा 14 नहीं होता, कम से कम 60 डिग्री से कम हो जाता। अरे 4 डिग्री से कम हो जाता, यहां तो लगभग बराबर हो गए। ऐसे यहां से यहां जाने पर देखो चेंज बहुत ज्यादा आया, लेकिन आगे चेंज लगभग नेग्लिजिबल है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ को ड्रैगो ने समझाया कि भैया इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, फिर भी इसने बॉन्ड pH3 नेचर में तो मिलता है, नेचर में मिलता है मतलब pH3 में बॉन्ड तो बना, फास्फोरस और हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग तो करी। तो वो जो ओवरलैपिंग करी उसमें ये ऑर्बिटल को मिक्सर में नहीं डाला, इनको प्योर रखा। कैसा रखा? प्योर। प्योर रखा। मुझे बताओ यहां पर एस के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो इसको तो बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनके पास एक 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 अनपेड है। कितने अनपेड है? 3। क्या अनपेड की पेयरिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? हाँ। और मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन आ रहे? 3। एक इससे पेयरिंग करेगा, एक इससे पेयरिंग करेगा, एक इससे पेयरिंग करेगा। मतलब यहां पर बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में नहीं आएंगे। बॉन्डिंग में कौन काम में आएगा बेटा? प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल, लेकिन कौन सा? पी ऑर्बिटल। अच्छा मुझे बताओ प्योर पी ऑर्बिटल जो होता है, क्या तीनों पी ऑर्बिटल का नाम पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता है कि नहीं होता? होता है। 3D में याद करिए, ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई और ये होता है पी जेड। क्या पी एक्स पी वाई पी जेड का एंगल आपस में 90 90 90 होता है कि नहीं होता? होता है। इसका मतलब है फास्फोरस ने एक पी एक्स रख रखा है, एक पी वाई रख रखा है, एक पी जेड रख रखा है, और यहां एक अनपेड है, यहां एक अनपेड है, यहां एक अनपेड है। हाइड्रोजन आया, एक ओवरलैपिंग यहां कर गया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैपिंग कर गया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैपिंग कर गया। क्या बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जबकि अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल कितने का होना था बेटा? 109.5 की रेंज में होना था। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन ना मान के अपन इसमें प्योर ऑर्बिटल मान ले तो क्या 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल समझाना यहां पर आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। और यही बात बस रे, ठीक है। अब यहां पर अगली कंडीशन क्या बनती है कि देखो इन सबका बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री के आसपास। इसका मतलब यह माना जाएगा कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। इनके अंदर बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा? प्योर पी ऑर्बिटल। और इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल आपको क्या मिलता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो सर अभी तक तो आपने बोला था कि डायटोमिक आएगा तो वीबीटी लगा देंगे। सम परेशानियां समझो एग्जाम में जो फेस करोगे, या तो पढ़ाते वक्त तो सब समझ में आ जाएगा, वहां क्या दिक्कत आएगी वो सुनो। आपने बोला था सर वीबीटी डायटोमिक में वीबीटी लगा देंगे, ठीक है। आपने बोला था पॉली एटोमिक आएगा तो क्या लगाना है? हाइब्रिडाइजेशन। सर ये भी तो पॉली एटोमिक है, तो एग्जाम में आएगा तो हम तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन लगा के आ जाएंगे। और हम हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp3 निकलेगा जो निकल रहा है। और जबकि यहां पर होना क्या चाहिए? तो सर इसको याद तो रखना पड़ेगा, कुछ हटके बात है, याद रखना पड़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे? आइए उसको समझते हैं।
आपके सामने क्या लिखा गया है? नो हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? वाह रे, सेकंड। पीरियड नहीं पूछा, पीरियड नहीं पूछा, ग्रुप पूछा है। जागो मोहन प्यारे। ग्रुप 15, ग्रुप 16, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर, और हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्राइड का फील आ जाएगा अपने को। ग्रुप 15, ग्रुप 16 के हाइड्राइड का क्वेश्चन जब भी आए सतर्क हो जाना है, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगा? नो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये नो हाइब्रिडाइजेशन ग्रुप 15 16 में कहां से काम करेगा? सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड? ऑन थर्ड। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्राइड को छोड़कर बाकी उन ग्रुप के जितने हाइड्राइड्स होंगे उनके अंदर आपको क्या मान के चलना है? नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं। ट्रिक आपको लिखना होगा, कॉन्सेप्ट आपको लिखना होगा, तो लिख लेना एनो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ग्रुप 15 16 के हाइड्राइड्स में ये पॉइंट आपको एप्लीकेबल होता हुआ दिख जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वो तो लिख लेना, एनो एनो नो हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, ग्रुप 15 ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। इसमें क्या वो है? कौन पॉइंट रहेगा भाई? ड्रैगो रूल वाला लिख लीजिए। लिख लिए भैया पॉइंट? अरे लिख लिए बाबू, नहीं लिख पाए? ये है पॉइंट वाले। अरे लिख लिए बाबू? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ध्यान सुनिएगा, है ना? यहां पर आ रहे हैं अगले फैक्टर की तरफ। इसको फैक्टर नंबर हम लोग क्या देंगे बेटा? 5। ठीक है, फैक्टर नंबर 5 में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? टाइप ऑफ टर्मिनल एटम या फिर टाइप ऑफ साइड एटम, है ना? टर्मिनल एटम कहने का मतलब क्या है बेटा? साइड एटम। तो हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ साइड एटम या टाइप ऑफ टर्मिनल एटम। 4 फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा लोन पेयर, तीसरा पढ़ा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, चौथा पढ़ा सेंट्रल एटम, और अब लास्ट में आता है बेटा टाइप ऑफ साइड एटम, टाइप ऑफ साइड एटम। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहां पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो लाइनें लिखी हुई है, लाइनें नहीं लिखना अपन, उसको दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं हर बार, तो वैसे ही लिखेंगे। इससे पहले जो 4 फैक्टर आए, अगर वो 4 फैक्टर सेम हो जाए तो फिर 5वें नंबर पे आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा? साइड एटम। ठीक है, पहला फैक्टर क्या था? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए? सेम। दूसरा फैक्टर क्या था? लोन पेयर हो और बराबर हो, है ना? ध्यान रखना, सेंट्रल और साइड एटम पर अगर 0 आए तो सेंट्रल साइड या रेगुलर ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी क्या हो जाए? सेम। और चौथे नंबर पे टाइप ऑफ सेंट्रल एटम भी क्या हो जाए? सेम। अगर इससे पहले वाले चारों फैक्टर सेम हो जाते तो 5वें नंबर पे जो फैक्टर आपको लगाना है वो लगाना है टाइप ऑफ साइड एटम। अब ध्यान से देखना, यहां पर बॉन्ड एंगल और साइज डायरेक्टली है, और बॉन्ड एंगल और ईएन इनवर्स है, जबकि सेंट्रल एटम में कहानी उल्टी थी। सेंट्रल एटम में ये और ये डायरेक्ट थे और ये इनवर्स थे। पहली बात, ईएन और साइज एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली? वो तो वहां भी था, लेकिन वहां पर हमने क्या बोला था? सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ईएन वाज डायरेक्टली एंड साइज वाज इनवर्सली। और हम साइड एटम में क्या लिख रहे हैं? ईएन को इनवर्स कर रहे हैं और साइज को डायरेक्ट। अरे सेंट्रल और साइड में से अगर सेंट्रल का ईएन ज्यादा होगा तो साइड का ईएन कम ही तो होना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम के ईएन के ज्यादा होने पर जो काम होगा वही काम तो साइड एटम के ईएन कम होने पर भी होगा। और इसीलिए यहां पर जो फैक्टर बन रहा है वो उल्टा बन रहा है कि ईएन के इनवर्स और साइज के डायरेक्टली। और इसमें एक बात ध्यान सुनेंगे अभी, है ना? इसमें हम लोग प्रायोरिटी कौन से फैक्टर को देंगे बेटा? साइज को। साइज से समझ लेंगे, साइड एटम दिख जाएगा भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन सा साइड एटम छोटू है और कौन सा साइड एटम बड़ू है? छोटे छोटों में रिपल्शन कम होता है, बड़े बड़ों में रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर साइड एटम बड़ा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा,
और रिपल्शन ज्यादा होगा तो पास आएंगे कि दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसी को क्या बोलते हैं आप, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर यही बात समझ में आ गई। 101 तोपों की सलामी तुम्हारी सोच को, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान सुनना, तो हम लोगों के पास फैक्टर कौन सा आएगा, साइड आइटम में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, साइज। पर ईएन को हम एक जगह लगाएंगे और वो होगा केवल फ्लोरीन में। जब भी साइड आइटम फ्लोरीन आता है, अप्लाई ओनली फॉर फ्लोरीन। जिन्हें समझ में आ गया ठीक है, नहीं आए पोगो देखिए, ठीक है। मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगली बार हो सकता समझ में आए, पोगो देखने लायक भी नहीं फिर तो अभी देखो, अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ईएन वाला फैक्टर कब लगाना है, जब साइड आइटम कौन होगा, फ्लोरीन। लेकिन अगर फ्लोरीन के अलावा कोई दूसरा साइड आइटम आया तो आपको किससे करना है, सॉल्व, साइज से। अच्छा, फ्लोरीन आने पर क्यों ईएन लगाना, उसका कारण सुनिएगा। क्या फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? तो देखो उससे होगा क्या, मान लो ये सेंट्रल एटम है और उसके आसपास मान लो साइड एटम में कौन आ गया, फ्लोरीन। ध्यान सुनना, तो फ्लोरीन क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मुझे बताओ सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। यहां पर लोन पेयर लगा देता हूं, है ना, यहां लोन पेयर होना चाहिए क्योंकि साइड एटम की बात चल रही है। अब ध्यान सुनना, जब ये लोन पेयर धक्का देगा तो इनको आना पड़ेगा पास। अब अगर एंगल बनता कहां पर, साइड पे बनता है या सेंट्रल पे बनता है, सेंट्रल। सेंट्रल, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसने सारी डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ली, तो सेंट्रल पे डेंसिटी बची कम। तो जब ये धक्का देगा तो ये पास आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आ पाएंगे। और जब ये पास आ पाएंगे तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। और इसीलिए जब साइड एटम में फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा सबसे कम। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा बेटा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो नहीं सकता। और इसीलिए फ्लोरीन अगर आता है, कभी भी ऑर्डर में फ्लोरीन आता है साइड एटम में, तो फ्लोरीन को आप कहां पहुंचा दोगे, मिनिमम पे। कहां पहुंचा दोगे, ईएन ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, फ्लोरीन को कहां पहुंचाओगे, मिनिमम पे। और बाकी सबको किससे सॉल्व करोगे बेटा, साइज से। ये जो अभी ऑर्डर लिखा हुआ है इसको हटा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। आपको सपोज ये एग्जाम में क्वेश्चन है, PF3 PCl3 PBr3 PI3, आपने सबसे पहला काम क्या करा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाला। ये सारे के सारे फास्फोरस के ट्राइहेलाइड 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 है। 5+3 8, 5+3 8, 5+3 8, 5+3 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा। अगर डी ऑर्बिटल होता तो स्ट्रक्चर, नहीं है तो फैक्टर। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, खुद फैक्टर काम नहीं किया। दूसरे नंबर पे क्या देखा, लोन पेयर, लोन पेयर है और बराबर है। तीसरे पे क्या देखोगे, बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सेम है। फिर क्या देखोगे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम। फिर क्या देखोगे, साइड एटम, साइड एटम में क्या यहां फ्लोरीन है कि नहीं है। फ्लोरीन के लिए क्या लगाना है, साइज या ईएन, ईएन। तो आपने बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में PF3 को तो रख दिया मिनिमम पे, कि साइड एटम का अगर ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और बाकी जो तीन है ना, PCl3 PBr3 PI3, ये एरो देख लेना। एरो सिर्फ मैंने किस किस के नीचे रखा है, PCl3 PBr3 PI3। इनको आप किससे सॉल्व करोगे, साइज से। सेंट्रल एटम इज सेम, सेंट्रल एटम इज सेम, साइज ऑफ साइड एटम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है। और साइड एटम छोटे या बड़े, बड़े, बड़े बड़े में रिपल्शन कम या ज्यादा, ज्यादा। और रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी क्या मिलेगा, ज्यादा। इसका मतलब PF3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल, PCl3 का उससे ज्यादा, PBr3 का उससे ज्यादा, PI3 का। अब एक सवाल उठेगा मन में कि सर PF3 को कि अगर मैं साइज से कर देता तो भी तो यही ऑर्डर आता। बिल्कुल यही आता, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये इसमें हो रहा है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर अगर आपने PF3 को साइज से देखा, हो सकता है ये यहां आ जाता, जबकि PF3 को आपको हमेशा, या F को आपको हमेशा किससे सॉल्व करना है, EN से। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर ऐसा होता होगा, तो वहां पर मैं वापस से आपको बताऊंगा। ये नोट कर ले, ये चौथा, सॉरी, पांचवें नंबर का जो फैक्टर है वो आपके सामने आ रहा है कि कब आपको साइड एटम लगाना होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी साइड एटम की कहानी आए, छोटा छोटा बड़ा बड़ा रिपल्सन।
हो गया नोट डाउन बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कितने फैक्टर पढ़ लिए बेटा? 5। अब मैंने आपको बोला था अगर लोन पेयर कभी 0 आता है तो सेंट्रल एटम साइड एटम देखते हैं या रेगुलर ज्योमेट्री देखते हैं? रेगुलर। तो अब लास्ट में उसी कंडीशन पे हम लोग मूव कर रहे हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो आइएगा यहां पर हेडिंग डालिएगा, फैक्टर नंबर 6 बना लीजिएगा और हेडिंग डालिएगा रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब रेगुलर ज्योमेट्री की कंडीशन क्या है, पहले मैं उसको आपको समझा देता हूं कि कंडीशन क्या होती है। स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेता हूं पहले मैं क्या लिखा हुआ इसमें, सही है कि गलत है। ठीक है, लिख लो, ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। रेगुलर ज्योमेट्री के लिए कंडीशन क्या बनती है? सबसे पहले तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 0। और सभी साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? सेम। विद इन द मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वहां पर। इसके अलावा अगर ऐसा होता है तो अगर सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ बराबर होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? रेगुलर। रेगुलर मतलब आइडियल कंडीशन, सब कुछ इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मतलब चलिए ना। ये लिखने के बाद, स्टेटमेंट लिखने के बाद इसका मीनिंग समझते क्या है, उसको अप्लाई करते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात और ध्यान समझिएगा क्या कहा जा रहा है आपको। बेटा जब भी हम रेगुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, कौन सा? BF3, जो अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसी पे बात कर रहा हूं मैं। और एक एग्जांपल हमने कौन सा लिखा बेटा? BI3। ध्यान सुनते जाना, ध्यान समझते जाना। आपको बोला दोनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए आप इसके H का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 का मतलब क्या आएगा? sp2। यहां पर भी H का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3। 3 का मतलब क्या आएगा? sp2। ठीक है, sp2 होने का मतलब क्या d ऑर्बिटल आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। d आता तो स्ट्रक्चर, नहीं आता तो फैक्टर। अच्छा अब ये मत सोचना कि जब आप फैक्टर लगा रहे तो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर अपन इसमें भी बना सकते हैं, बट इसमें अपन सॉल्व वही फैक्टर के हिसाब से करेंगे। स्ट्रक्चर बना भी लोगे तो भी वही देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम, साइड एटम। यहां पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या देखेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर कितना है? 0। लोन पेयर कितना आया? 0। ध्यान सुनते जाना, क्या गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकाला, फिर क्या निकालते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर भी क्या आ गया? बराबर। लोन पेयर के बाद क्या देखते हैं वो लोग? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या इसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। BF3 का स्ट्रक्चर बना ले जरा, तो स्ट्रक्चर में अपने को बॉन्ड दिख जाएगा, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है। और यहां पर भी सारे सिंगल 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 बॉन्ड का रिपल्शन है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम। फिर क्या देखते हैं बेटा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम दोनों में सेम। और फिर क्या देखा जाता है? साइड एटम। साइड एटम में क्या देखते हैं? छोटू बड़ू। ये छोटू छोटू है और वो बड़ू बड़ू है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। और इसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? पहले वाले का या दूसरे वाले का? दोनों का बराबर होगा। यही बात समझनी है, क्योंकि बच्चा क्या फ्लो फ्लो में उसको तो बस बड़ू दिख जाता, बड़ू दिखा, एंगल बड़ा, खत्म खेल, है ना। ये ध्यान रखो, पहले कॉन्सेप्ट को ना, कॉन्सेप्ट से ना भटके। ठीक है, आपको क्या बोला गया था कि सेंट्रल एटम या साइड एटम तब देखा जाएगा जब लोन पेयर होगा। यहां तो लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर है ही नहीं तो क्या छोटा और क्या बड़ा? सब बराबर। अगर लोन पेयर होता तब छोटा बड़ा काम में आता। जब लोन पेयर नहीं है सब बराबर। क्यों बराबर? आइए उसको समझेंगे किससे? रेगुलर ज्योमेट्री से। बच्चा क्या करता है? फ्लो फ्लो में साइड, आपको जब भी लोन पेयर 0 मिला, लोन पेयर 0 मिलते ही आपको सेंट्रल एटम या साइड एटम तक जाना ही नहीं है। आपके दिमाग में कौन आ जाना चाहिए बेटा? रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या बोलता है
रेगुलर ज्योमेट्री ये बोलता है, रेगुलर ज्योमेट्री की पहले कंडीशन समझो। रेगुलर ज्योमेट्री ऐसे सामूहिक रूप से नहीं निकालते, रेगुलर ज्योमेट्री अकेले का निकाला जाता है। एक मॉलिक्यूल को पकड़ा और उसका रेगुलर ज्योमेट्री चेक किया, दूसरे को पकड़ा, उसका रेगुलर ज्योमेट्री चेक किया। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठे ले गए कि रेगुलर ज्योमेट्री आओ चेक करते, नहीं, एक एक का रेगुलर ज्योमेट्री चेक किया जाता है। फिर एक का रेगुलर ज्योमेट्री चेक करेंगे, इसका कुछ एंगल निकलेगा, या 120 निकलेगा, या लेस देन 120 निकलेगा, या मोर देन 120 निकलेगा। फिर इसको खोपचे में ले जाके चेक करेंगे कि 120 निकलेगा, या मोर देन 120 निकलेगा, या लेस देन 120 निकलेगा। फिर जो दोनों के एंगल निकले, फिर उनको कंपेयर करेंगे कि एंगल बराबर की ज्यादा है। एक साथ नहीं चेक करते, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान दो, अगर आप इसका रेगुलर ज्योमेट्री चेक करते हो तो कंडीशन क्या बोलती है? रेगुलर ज्योमेट्री की पहली कंडीशन, लोन पेयर शुड बी जीरो। क्या लोन पेयर जीरो है कि नहीं है? दूसरी बात क्या बोलता है कि लोन पेयर जीरो हो, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम शुड बी सेम, सभी साइड एटम सेम है। इसके साइड एटम को उससे कंपेयर नहीं करना कि ये अलग है वो अलग है, नहीं। रेगुलर ज्योमेट्री सामूहिक रूप से चेक करते हैं या इंडिविजुअली? इंडिविजुअल, अकेले का चेक होता है। और अकेले का चेक होगा तो अकेले के साइड एटम देखने, विद इन द मॉलिक्यूल, लाइन देखना उसमें अपन ने लिखा है विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर के साइड एटम क्या होने चाहिए? सेम। अच्छा, लोन पेयर जीरो हो गया, ऑल साइड एटम सेम। अब मुझे बताओ किसी मॉलिक्यूल में कितनी तरह के रिपल्शन लगते? तीन। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। इसमें कितने टाइप का रिपल्शन? एक ही टाइप का। कौन सा? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। क्या तीनों बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है? बोरॉन फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो कहीं पर यहां डबल बॉन्ड होता और यहां सिंगल बॉन्ड होता, तो क्या रिपल्शन बराबर होते हैं अलग अलग होते? अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी सबके बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम। यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है। मतलब जितना रिपल्शन ये इस पे लगाएगा, उतना ही रिपल्शन ये इस पे लगाएगा, उतना ही रिपल्शन ये इस पे लगाएगा। और तीनों रिपल्शन बराबर, तो तीनों एंगल भी बराबर। और अगर sp2 में सारे एंगल बराबर होते तो बताइए एंगल की वैल्यू कितने की होती है? 120 डिग्री। मतलब ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। क्या इसमें सब कुछ एक जैसा है कि नहीं है? मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? रेगुलर। अब इसका काम खत्म, इसका कैलकुलेशन कर डाला अपन ने। अब दूसरे का कैलकुलेशन करेंगे। अब आइए इसको चेक करते हैं। यहां पर बताइए लोन पेयर जीरो है या नहीं है? बेटा है। लोन पेयर जीरो आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? सेंट्रल एटम, साइड एटम, या रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर जीरो एंड ऑल साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल शुड बी सेम। पास वाले से कंपेयर करना या इंडिविजुअली कंपेयर करना? इंडिविजुअली। इसके अंदर के सभी साइड एटम सेम होने चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें कितने टाइप के रिपल्शन? एक ही टाइप का। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। क्या तीनों बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं? हाँ। जितना ये इसको धक्का मारेगा उतना ये इसको धक्का मारेगा, उतना ये इसको धक्का मारेगा, सारे धक्के बराबर तो सारे एंगल बराबर, सारे एंगल बराबर। तो sp2 में अगर सारे एंगल बराबर होते हैं, हमने इसको भी चेक कर लिया। अब दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। ऐसे चेक करा जाए, सब वो माया है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसके अंदर ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले आपने देखा BF3 में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने चले तो H का वैल्यू कितना है बेटा? 3sp2। H का वैल्यू आया 3sp2, H का वैल्यू आया 3sp2, H का वैल्यू आया 3sp2। फिर आपने क्या देखा बेटा? लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए? 0 0 0 0। लोन पेयर जीरो आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? सेंट्रल एटम, साइड एटम, या रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री। पहले अपन इंडिविजुअली चेक करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। पहले अपन ने BF3 को उठाया और चेक किया, फिर BCl3 को, फिर BBr3 को, और इसी तरह से फिर BI3 को उठाया और चेक किया। अब अगर हम रेगुलर ज्योमेट्री को चेक करते हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री सबको एक साथ चेक करना है या इंडिविजुअली चेक करना है? इंडिविजुअली। अब इसके अंदर बताइए कितने टाइप के रिपल्शन? एक ही टाइप का। जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये इसको रिपेल करेगा, उतना ये इसको रिपेल करेगा। अगर सारे रिपल्शन बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, और इसमें आइडियली सारे एंगल कितने के हो जाएंगे? 120। क्या यही कहानी इसकी भी है या नहीं है बेटा? है। अगर सारे रिपल्शन बराबर हैं तो सारे एंगल बराबर होंगे, और सारे एंगल कितने के होंगे? 120। वही BCl3 में होगा, वही BBr3 में होगा। मतलब इन सब में साइड एटम का कोई रोल है ही नहीं। यहां पर सबका बॉन्ड एंगल कैसा आएगा? एक जैसा, आइडेंटिकल। नोट डाउन करिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स 31 पे 2, 4.4। दीपक हुड्डा गॉन, प्रेरक मानकड़ गॉन, कुणाल पांड्या और डिकॉक खेल रहे हैं। कोई भी हारे बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मैच एंजॉय करो। लिख लिया भाई सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको देखते हैं। यहां पर आपको बोला गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन मान के चलेंगे इसको, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बेटा आपको बोला पीवीआर 4 प्लस SiF4 और NH4 प्लस, और आपको बोला इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले काम क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, अभी अपन इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो आइए इस पे बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाला बेटा, इसका H का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। H का वैल्यू 4 sp3, इसका H का वैल्यू निकालो 4 sp3, और इसका H का वैल्यू निकालो बेटा 4 sp3। सबसे पहला काम आपने क्या करा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाला। क्या सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग अलग है? सेम है। पहला काम देखना होता है कि डी ऑर्बिटल है या नहीं है। क्या डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? नहीं। इसका मतलब है आप स्ट्रक्चर से सॉल्व करोगे, फैक्टर से? फैक्टर। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, खुद हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद दूसरा फैक्टर क्या देखते हैं, लोन पेयर। अच्छा मुझे बताइए, लोन पेयर निकालते हैं, यहां पर कितने लोन पेयर है? 0, 4 4 है, 4 4 है, 0 4 4 है, 0। लोन पेयर 0 आते ही क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम, साइड एटम या रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर, सामूहिक, अकेले 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 अकेले। एक को चेक करोगे पहले। अब मान लो पीबीआर 4 प्लस को चेक करना है, तो मैं यहां स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं उसका। पीबीआर 4 प्लस में यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मैं चाहूं तो फास्फोरस पे लगा सकता हूं, बट अपन ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली दिखाने के लिए। SiF4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो सिलिकॉन के साथ 4 फ्लोरीन आ रहे बेटा, चारों फ्लोरीन अपन ने बना दिए। इस तरह से स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस होती जाएगी हमारी। और NH4 प्लस का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम पे प्लस लगा सकता हूं, वैसे मैं नाइट्रोजन के ऊपर या पूरे पे दिखाता हूं। अब ध्यान सुनना, रेगुलर ज्योमेट्री चेक करना है तो रेगुलर ज्योमेट्री इंडिविजुअली चेक करते हैं, पहले इसको चेक करेंगे अकेले को। पहली बात, लोन पेयर 0। अब मुझे बताओ इसमें सारे साइड एटम सेम है या अलग है बेटा? सेम है। लोन पेयर 0, ऑल साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल आर सेम। इसमें कितने टाइप के रिपल्शन है? एक ही टाइप का, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर आ नहीं सकता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ नहीं सकता। क्या चारों बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है? और अगर सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है तो जितना ये इसको धक्का मारेगा उतना ये इसको धक्का मारेगा, उतना ये इसको धक्का मारेगा, उतना ये इसको धक्का मारेगा, मतलब सारे एंगल बराबर। और sp3 में अगर सारे एंगल बराबर होते तो बताइए वैल्यू कितनी होती है? 109.5 डिग्री। कितने एंगल 109.5 के? 6, 4 नहीं 6। यहां ये इसका कैलकुलेशन हो गया। अब इसको देखते हैं इंडिविजुअली। मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर 0, ऑल साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल सेम है या अलग है बेटा? सेम है। अच्छा इसमें कितने टाइप का रिपल्शन? एक ही टाइप का, कौन सा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्या चारों बॉन्ड पेयर सेम है? क्या चारों बॉन्ड पेयर सेम है? SiF का सिंगल बॉन्ड, SiF का सिंगल बॉन्ड, इससे कंपेयर करना है या विद इन द मॉलिक्यूल कंपेयर? विद इन द मॉलिक्यूल, इससे कोई मतलब नहीं मेरे को। सारे बॉन्ड पेयर सेम है, सारे बॉन्ड पेयर सेम, तो जितना ये इसको धक्का देगा उतना ये इसको धक्का देगा, उतना ये इसको, उतना ये इसको, सारे एंगल बराबर। और sp3 में सारे एंगल बराबर, तो कितने के होंगे बेटा? 109.5 डिग्री के। कितने एंगल? 6। और यहां पर भी सेम कंडीशन है बेटा, सारे बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं, सबका एक दूसरे पर रिपल्शन बराबर लगेगा, सबका एंगल बराबर होगा। अब इनको आपस में कंपेयर कर लो, क्या इसका एंगल और इसका एंगल और उसका एंगल सेम है या अलग है? सेम है। और इसका मतलब यहां आंसर क्या आ जाएगा? सभी का बॉन्ड एंगल बराबर, भले सेंट्रल एटम कोई भी रहा हो, भले साइड एटम कोई भी रहा हो। तो ये आपके एग्जांपल है, इतना लिख ले। इसके आगे जो अगला वाला क्वेश्चन है यहां से अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके बेटा, राधे राधे बेटे, जय श्री राम।